तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिन्हें ये लग रहा है कि मैंने MEG3 की वीडियोस नहीं अपलोड करी हैं, क्योंकि वो वीडियोस मैंने कल ही अपलोड कर दी थी। मैं भूल गई थी कि आज संडे है और मुझे लगा आज आपका एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा मैं कल तक ही सारी वीडियोस अपलोड कर दूँ। और जो बच्चे ये बोल रहे थे कि वीडियोस अपलोड करो, तो एक बार प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, या फिर रिसेंट की जो 6-7 वीडियोज़ हैं वो सारी MEG3 से ही रिलेटेड है। और वो भी है अगर आपको डिटेल में थोड़ा बहुत देखना है, अदरवाइज़ मैंने इसी वीडियो में सारी उन वीडियोस को कंबाइन कर दिया है। आपको 30 मिनट 40 मिनट के अराउंड लगेगा मे बी, बट उसके बाद आपके पास ये है कि हाँ, पेपर उसी में से आएगा, क्योंकि हर ब्लॉक से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करते हैं इसका जो पैटर्न होता है वो कैसे आता है। जो MEG3 का पैटर्न होता है उसमें 9 क्वेश्चंस आते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो ब्लॉक नंबर 1 से होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा ब्लॉक 2 से होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा ब्लॉक 3 से होगा, एंड सो ऑन। मतलब ऐसे ऐसे आते हैं और आपको उनमें से कोई भी 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और हर जो क्वेश्चन होता है वो 20 मार्क्स का होता है। एंड या जब हम पैटर्न की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आपको कोई 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, तो आपका 100 नंबर का पेपर हो गया। तो एक चीज़ ये है कि जैसे कि क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 1 से, क्वेश्चन नंबर 2 2 यूनिट से, तो आप कोई भी फिर 3 यूनिट्स को स्किप भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप में से बच्चे होंगे जो जॉब करते होंगे या फिर जिनके पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो अपना कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन इट मीन्स कि आप कोई भी 2 या 3 नॉवल स्किप कर सकते हैं, बिकॉज़ आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको ऐसे 9 क्वेश्चन में कोई भी कर सकते हो आप। तो अगर आपको लगता है कि ये नॉवल हार्ड है, वो नॉवल हार्ड है, तो आप उसे जस्ट स्किप कर दीजिए, क्योंकि हर नॉवल से एक क्वेश्चन आएगा। तो आप उस जिस नॉवल को आप कर रहे हैं, जिन 5 नॉवल्स को आप कर रहे हो, उनको कम से कम आप अच्छे से करिए, ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकें। आप वो स्किप ना करें, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 नॉवल्स स्किप कर रखी हैं। सो ऑलराइट, तो इसका जो मेन क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द रोल ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स इन टॉम जोन्स विथ सुटेबल एग्जांपल्स। आपको इसमें बताना है कि जो टॉम जोन्स नॉवल है उसमें कुछ कॉमिक कैरेक्टर्स दे रखे हैं, ताकि जो मूड है वो लाइट बना रहे। तो आपको बताना है कि वो जो कैरेक्टर है उनका रोल क्या है, और आपको एग्जाम्पल भी देना है। जैसे कि अगर नॉवल में उस कॉमिक कैरेक्टर ने कहीं पर थोड़ी सी कॉमेडी करी है या फिर मूड को थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करी है, तो वहाँ पर आपको उस चीज़ को कोट करना है। अगर आपको एग्जैक्ट लाइन नहीं याद है तो आप इंसिडेंट लिख सकते हैं, जैसे कि उस लाइन में ऐसा हुआ था, वहाँ पर वैसा हुआ था। आप उसे पैराफ्रेज कर कर भी लिख सकते हैं। देन इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोल रखा है, डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स इन टॉम जोन्स। कि टॉम जोन्स में जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको कैसे डिपिक्ट किया गया है, रिप्रेजेंटेशन कैसी है, आपको वो डिपिक्ट करनी है। कि कौन, पहली बात तो ये कि आपको बताना है कि कैसे जो हेनरी फील्डिंग है उन्होंने अपने कैरेक्टर का कैसे शो किया है, जो फीमेल कैरेक्टर है। देन 1 बाय 1 आप जितने भी कैरेक्टर को आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, फीमेल कैरेक्टर को, आप उन सबको बारी बारी दिखा सकते हैं। प्लस आप इसमें उनको सोशल रोल भी दिखाएंगे कि वो जो कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। एंड देन क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है, डिस्कस फील्डिंग्स नैरेटिव स्ट्रेटजी इन टॉम जोन्स। जो नैरेटिव स्ट्रेटजी होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है कि जो नॉवल है वो किस तरीके से नरेट की। जो नैरेटिव है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या फिर थर्ड पर्सन से लिखा गया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, या फिर ऑमनीसिएंट है। तो आपको इस चीज़ को दिखाना है और कैसे कैसे जो उसकी स्ट्रैटेजी है वो वर्क करती है। आपको सिंपली इसमें 1 पर्सन सेकंड पर्सन इस तरीके से बताना है कि कौन नरेट कर रहा है, किसको नरेट कर रहा है, उन सब चीज़ों को। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द फेमिनिस्ट कंसर्न इन टॉम जोन्स। की फेमिनिस्ट कंसर्न कैसे है टॉम जोन्स में। तो जैसे कि जो फीमेल कैरेक्टर होते हैं उसी के हिसाब से जो फेमिनिस्ट कंसर्न है वो आप शो कर सकते हैं कि कैसे फीमेल कैरेक्टर्स को शो किया गया है नॉवल में, एंड कैसे जो मेल कैरेक्टर है वो फीमेल कैरेक्टर को ट्रीट कर रहे हैं, और जो फीमेल कैरेक्टर है उनका सोसाइटी में रोल क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, या फिर सोसाइटी उन्हें कैसे डिपिक्ट करती है। तो ये कुछ ऐसे कंसर्न होते हैं जो आप दिखा सकते हैं कि ये फेमिनिस्ट कंसर्न है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, बट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज फिक्शन एज अ हिस्ट्री। कि फिक्शन एज हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जो फिक्शन होता है वो भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड ही होता है। कोई भी इंसान फिक्शन अगर लिखता है, जैसे कि जेन ऑस्टन की नॉवेल्स हैं, तो वो फिक्शन लिखती है, हमें पता है कि वो स्टोरीज़ हैं, हिस्ट्री नहीं है, बट हमें उनसे पता चलता है कहीं ना कहीं कि उस टाइम पे सोसाइटी ऐसी रही होगी। तो जो फिक्शन है वो भी एक तरीके से हिस्ट्री को डिपिक्ट करती है कि उस टाइम के लोग कैसे हैं या फिर कैसे नहीं। अगर मैं इस टाइम पे कोई स्टोरी लिखना चाहूँ या फिर कोई फिक्शन लिखूँगी, तो जो मेरे जो थॉट्स होंगे वो 10 साल बाद, 20 साल बाद आज के टाइम पीरियड को दिखाएंगे कि आज की सोसाइटी कैसी थी। तो आज का टाइम उन लोगों के लिए एक हिस्ट्री बन जाएगा।
और आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो अब आपने नॉवल पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज डज फील्डिंग इलस्ट्रेट इन टॉम जोन्स की। जो टॉम जोन्स नॉवल है उसमें फील्डिंग ने किस तरीके की एटीट्यूड दिखाया मैरिज के टुवर्ड्स में। जैसे कि ब्रिटिश नॉवल है तो इसमें जो मैरिज का कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसमें देखें या फिर जो जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस में देखें तो कैसे मैरिज को दिखाया गया है, उसके टुवर्ड्स लोगों का एटीट्यूड क्या है वो आपको यहाँ पर शो करना है। तो ये तो था जो ब्लॉक 1 है टॉम जोन्स की नॉवल से, उसमें कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। इस वीडियो में हम ब्लॉक 2 को डिस्कस करेंगे कि ब्लॉक 2 से कौन से 5 या 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। मतलब कि 6 क्वेश्चन हैं, देन इसका मतलब है कि लास्ट 6 जो पेपर्स हुए हैं, 6 पेपर्स हुए हैं, उनमें एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि हर पेपर का यही पैटर्न है कि एक क्वेश्चन एक यूनिट से, सेकंड क्वेश्चन सेकंड यूनिट से, थर्ड क्वेश्चन थर्ड यूनिट से। देन 6 क्वेश्चन मैंने इसमें लिखे हैं, आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ डू द वेरियस कैरेक्टर्स जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस इलस्ट्रेट। आपको बताना है कि जो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल में तो वो कैसे इस टाइटल को जस्टिफाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे एलिजा का कैरेक्टर, जो एलिजाबेथ है उसका कैरेक्टर, और जो उसके बाद डार्सी का कैरेक्टर है, उन दोनों के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे शो कर रखी है। एक में प्राइड है तो एक में प्रेजुडिस हो गई है। तो आपको ये सब चीज़ें शो करनी है। इसमें आपको कैरेक्टर को, इसके टाइटल को एनालाइज करना है। ऐसा भी है कि आप पहले तो टाइटल को एनालाइज कर सकते हैं कि प्राइड का मतलब क्या है और प्रेजुडिस का मतलब क्या है। देन प्राइड, कौन सा कैरेक्टर प्राइड शो कर रहा है, कौन सा कैरेक्टर है जो वो प्रेजुडिस को शो कर रहा है। एंड देन आप उन दोनों के कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं, उन दोनों की स्टोरी को लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, अटेम्प्ट अ फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडिस। आपको इसमें एक फेमिनिस्ट रीडिंग दिखानी है कि जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है वो एक फेमिनिस्ट कंसर्न से लिखी गई है। तो अगर इसमें मैं बोलूँ तो इसकी जो नॉवल की फर्स्ट लाइन है उसमें बोला गया है कि अगर कोई भी सक्सेसफुल मैन है तो वो एक वाइफ की तलाश में है, वाइफ को ढूंढ रहा है। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि इस नॉवल में हमने देखा कि जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो सब किसी न किसी मैन को ढूंढ रही हैं जो सक्सेसफुल है, जिनके पास पैसा है, वो सेटल हो सकती हैं। और इसमें जो फेमिनिस्ट कंसर्न वो क्या दिखा रखा है कि जो वीमेंस है, जो जितनी भी फीमेल कैरेक्टर है उनका जो कंसर्न है वो मैरिज है। जैसे कि जो उनकी मदर हैं जिनकी 5 डॉटर्स हैं, तो आपने देखा कि उनका जो कंसर्न है वो ये है कि वो अपनी 5 बेटियों की शादी कहीं ना कहीं पर सेटल डाउन कर दे उन्हें। और जो कैथरीन का कैरेक्टर है, जो और जो और भी कैरेक्टर्स है वो क्या दिखाते हैं कि उन्हें अपनी कोई कंसर्न नहीं है, वो उनसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। एलिजा को अगर मैं छोड़ दूँ तो उसको छोड़ के जो उसकी फ्रेंड है उसका कैरेक्टर ऐसा ही है कि वो इसलिए हाँ कर देती है शादी के लिए उसके कज़न को, मतलब कि एलिजा के कज़न को, बिकॉज़ उसके पास पैसे हैं, वो सेटल डाउन है और उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा। और उस टाइम की सोसाइटी में सेटल डाउन होना वाज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम या फिर बिगेस्ट कंसर्न। तो फिर इसीलिए इसमें आप फेमिनिस्ट कंसर्न को दिखा सकते हैं कि फेमिनिस्ट रीडिंग कैसे हो सकती है इस नॉवल की। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज जेन ऑस्टन एक्सप्लोर द थीम ऑफ लव एंड मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसमें भी मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट होगा कि आपको लव और मैरिज को शो करना है, थीम ऑफ लव एंड मैरिज। तो पहली बात तो ये है कि जो मैरिज का कंसर्न है, आपने देखा ये पूरी ही जो नॉवल है वो सिर्फ मैरिज के अराउंड में घूमती रहती है। किसी ना किसी की शादी होने वाली है, स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ मैरिज का कंसर्न ही चलता है। और लव में आप शो कर सकते हैं, डार्सी का भी है क्योंकि डार्सी का बाद में लव कंसर्न आता है। और जो फर्स्ट कैरेक्टर है, मतलब कि जो सबसे बड़ी वाली एल्डेस्ट डॉटर है, उसकी लव स्टोरी भी दिखा सकते हैं आप, क्योंकि इसमें थीम ऑफ लव दिखाना है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 4 है would it be correct to say that social issue occupy a prominent space in Pride and Prejudice की जो social issues हैं वो इस नॉवल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो social issues भी आप दिखा सकते हो कि जो बिंगले हैं उनकी फैमिली और जो कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर है उनकी फैमिली मेल कैरेक्टर की फैमिली से अलग है या फिर सोसाइटी में अलग अलग है। दोनों के सोशल इश्यूज़ अलग हैं, कोई अपर क्लास है कोई मिडिल क्लास है, तो आप उस चीज़ को शो कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक यूज्ड इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसमें आपको नैरेटिव टेक्निक दिखानी है कि कौन सी नैरेटिव टेक्निक यूज़ हुई है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या फिर कौन सा नैरेटर है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राइड एंड प्रेजुडिस रिफ्लेक्ट्स क्लास एंड जेंडर इशू। यहाँ पर भी आप सोशल इशू वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे लगा सकते हैं, उसका ही आंसर यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज क्लास और सोशल इशू लगभग सेम ही है। क्लास में आपको वही दिखाना है कि अपर क्लास है या फिर लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का कंसर्न क्या है और अपर क्लास का कंसर्न क्या है। और जेंडर में आपको पता है कि आप फीमेल कैरेक्टर्स और मेल कैरेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं इसमें। तो जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है वो एक छोटी सी नॉवल, इंटरेस्टिंग भी है, पूरा जो कंसर्न है वो शादी के अराउंड ही घूमता रहता है।
तो आप इसमें कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप एक अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे कि सोशल इशू को डिस्क्राइब करते हुए जेंडर का रोल, क्लास का रोल, और कैसे जो इसमें फीमेल कैरेक्टर है वो इसमें फिट होती है, तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चंस पर फिट हो जाता है कहीं ना कहीं। आपको जस्ट अपने लैंग्वेज को थोड़ा सा मोल्ड करना होता है। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, आपको पहले उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, देन आपका आंसर वही रहता है मैक्सिमम, क्योंकि नॉवेल्स में आंसर ज़्यादा चेंज होते नहीं है, क्योंकि स्टोरी उनकी लगभग सेम होती है। ब्लॉक 3 को डिस्कस करेंगे नियरली। इसमें मैंने 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। वुथरिंग हाइट्स है जो नॉवल है और एमिली ब्रॉन्टे ने लिखी है। राइट, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो था कमेंट ऑन द सेटिंग ऑफ वुथरिंग हाइट्स, कि आपको सेटिंग पे कमेंट करना है कि जो वुथरिंग हाइट्स की सेटिंग है वो कैसी है। तो आपको पता है नॉवल की जो सेटिंग है कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे कोई भी एक फिक्स प्लेस नहीं है जहाँ की सेटिंग दे रखी है। देन क्वेश्चन के आगे पूछा गया है गिव अ रीसेंट आंसर, कि आपको एक बहुत रीजनेबल सा आंसर देना है। अगर आप बोलते हैं कि जो इसकी सेटिंग है वो फ्लैशबैक में भी चल रही है, इसकी 2 सेटिंग है 3 सेटिंग है, तो आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आप सीधे ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हम इस चीज़ से एग्री करते हैं, उसकी बहुत सारी सेटिंग है और सिंपली आपने लिखना शुरू कर दिया, एक समरी से लिख दी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी सेटिंग्स हैं, डिफरेंट सेटिंग है, 2 या 3 जगह को इलैबोरेट कर रखा है, देन आपको बताना पड़ेगा वन बाय वन कि कौन कौन सी सेटिंग है इस नॉवल में, या फिर एक ही सेटिंग है तो उस सेटिंग को किस तरीके से डिपिक्ट कर रखा है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज द नैरेटिव टेक्निक ऑफ वुथरिंग हाइट्स अफेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द नॉवल, कि जो वुथरिंग हाइट की नैरेटिव टेक्निक है वो कैसे नॉवल को इफेक्ट करती है। अफेक्ट करती है मतलब अफेक्ट विद अ लेटर ए नॉट ई। अगर हम ई की बात करते हैं इफेक्ट की, वो होता है आपको कोई चीज़ नेगेटिव वे में इफेक्ट कर रही है, बट अगर आप बोलते हैं अफेक्ट कर रही है तो वो एक पॉजिटिव अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो नैरेटिव टेक्निक है वुथरिंग हाइट्स की, वो कैसे नॉवल को अफेक्ट कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है। तो आपको पता है कि जो नैरेटिव है इसमें वो एक डायरी की फॉर्म में चल रहा है, डायरी के कुछ पेजेस हैं, कोई पढ़ रहा है उस डायरी को, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर इस आंसर में इलैबोरेट करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कमेंट ऑन द कैथरीन एज अ सबवर्सिव हीरोइन इन वुथरिंग हाइट्स। यहाँ पर आपको कैथरीन के कैरेक्टर को इलैबोरेट करना है स्टार्टिंग से एंड तक एज अ सबवर्सिव हीरोइन। आपको कैथरीन के कैरेक्टर को डिपिक्ट करना है, एनालाइज करना है, नॉवल में उसके कैरेक्टर का क्या रोल है या फिर उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इंडिविजुअल उसका जो कैरेक्टर है वो कैसा है, उसके बाकी लोगों के साथ जो रिलेशन है वो कैसे हैं, और वो एक सबवर्सिव हीरोइन है एंड हाउ। तो ये चीज़ें आपको इसमें डालनी है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें पूछा गया है वुथरिंग हाइट्स जो है वो कैसे हाउ डज इट रिफ्लेक्ट्स ब्रॉन्टेज व्यू ऑन रिलीजन, कि जो ये नॉवल है वो ब्रॉन्टे के व्यू जो है रिलीजन को लेके, धर्म को लेके जो उनकी सोच थी वो उसको शो करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर का जो रिलीजन के टुवर्ड्स जो बिलीफ है, उन सब चीज़ों को आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो राइटर है वो अपने बिलीव्स को या फिर आइडियाज़ को अपने कैरेक्टर के थ्रू ही डिपिक्ट करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 है द लोकेशन एंड सेटिंग ऑफ वुथरिंग हाइट्स इज़ अ कैरेक्टर इन इटसेल्फ, डू यू एग्री और नॉट, गिव अ रीज़न। तो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 भी था जिसमें आपको सेटिंग को डिपिक्ट करना था, तो यही क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है कि जो लोकेशन है और जो सेटिंग है वो एक कैरेक्टर की तरह इस नॉवल में वर्क कर रही है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस नॉवल के अंदर, जो सेटिंग है और जो लोकेशन है उसकी आपको उसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। देन क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें बोला गया है डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक्स इन वुथरिंग हाइट्स, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 को रिपीट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने रिपीट करके लिख दिया है, ये लास्ट ईयर 2 बार रिपीट हुए होंगे, मैंने इसलिए यहाँ पर इसे लिखा है। तो आपने देखा कि इसमें जो मेन क्वेश्चन है जो बार बार आया है वो क्या है, आपको सेटिंग और लोकेशन को फोकस में करके आंसर लिखना है, या फिर आपको नैरेटिव टेक्निक के ऊपर आंसर लिखना है अपना। तो ये चीज़ें एकदम कॉमन है कि जब आप वुथरिंग हाइट्स की समरी को पढ़ेंगे या फिर नॉवल को प्रिपेयर करेंगे, देन ऑब्वियसली आपको ये जो 2 चीज़ें हैं सेटिंग, लोकेशन एंड नैरेटिव टेक्निक, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, ताकि हर एक चीज़, हर एक आंसर का जो एक की पॉइंट है वो आपके माइंड में रहे। लगा लीजिए आपके पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है कि आपको नैरेटिव टेक्निक को डिस्कस करना है, और अगर आप आज इस क्वेश्चन को अपने माइंड में एक बार सोच के देखिए और आप सोचिए कि आपने 5 या 6 पॉइंट्स ऐसे हैं
जो आपने सोच लिया कि ये चीज़ें इसमें हो सकती हैं। एंड देन अगर ये क्वेश्चन कल आ जाता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि आपके माइंड में चीज़ें फिक्स हैं कि ये 5 चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उनकी जो राइटिंग स्पीड है वो बहुत कम है और वो 3-4 पेजेस ही लिख पाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कि आपको 5 ही पेजेस लिखने हैं। अगर आप 4-5 पेजेस भी लिख रहे हैं देन आप उसमें क्वालिटी डाल दीजिए कि अगर ठीक है आपकी राइटिंग स्पीड थोड़ी कम है, आप उसमें क्वालिटी डालिए। अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट थोड़ा सा कम अच्छा है या फिर जस्ट एक समरी है, तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, 4 से 5 पेज कर दीजिए उसे। बुक 4 की वीडियो है, ये नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो बोला गया है, ट्रेस द एलिमेंट्स ऑफ ए फेयरी टेल्स यूज्ड एंड री इन्वेंटेड इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन में जो फेयरी टेल्स होती हैं, जैसे परियों की कहानियाँ होती हैं, ऐसी चीज़ों को एलिमेंट्स को यूज़ किया गया है और उसे दोबारा से री इन्वेंट किया गया है। एक होता है इन्वेंट, नया नया कुछ हुआ है, एक होता है री इन्वेंट, आपने कुछ दिनों बाद उसे फिर से यूज़ किया। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में फेयरी टेल्स का जो कंसेप्ट है, एलिमेंट्स है, कैसे यूज़ होते हैं, आपको वो यहाँ पर लिखना है। आप हर एक आंसर के अगर 5 पॉइंट्स भी अपने माइंड में बनाते चलेंगे तो लास्ट में आप फटाफट उस आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बी सीन एज ए बिल्डिंग्स रोमन इलेबोरेट। तो बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है, एक ऐसी नॉवल जो किसी भी जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल ग्रोथ को शो करें। जैसे कि अगर आपने कलर पर्पल पढ़ी है, ऑब्वियसली आप सबने पढ़ी है कलर पर्पल, नहीं भी पढ़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब होता है जैसे कि जो कैरेक्टर है नॉवल के स्टार्टिंग में, उस कैरेक्टर का जो साइकोलॉजिकल माइंड था, जो मेंटल उसका लेवल था, वो बहुत छोटा सा था, वो बहुत ज़्यादा सबवर्सिव था, एकदम दबा दबा रहता था। और धीरे धीरे जो उसका कैरेक्टर है वो नॉवल के टूवर्ड्स, जैसे बिगनिंग होती है, फिर मिडिल, फिर एंड, या फिर जैसे नॉवल बढ़ती है वैसे वैसे जो कैरेक्टर का मेंटल लेवल होता है, बॉडी के साथ साथ उसका जो साइकोलॉजिकल और मेंटल ग्रोथ हो रही है वो भी बढ़ती है। और नॉवल के एंड में जो कैरेक्टर है वो एक फुल्ली मैच्योर पर्सन बन जाता है। ऐसे नॉवल्स को बोलते हैं बिल्डिंग्स रोमन। तो आपको बताना है कि जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है क्या वो एक ऐसी नॉवल है या नहीं है, इलैबोरेट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द अबेंडेंट यूज ऑफ क्रिश्चियन सिंबल्स ऑफ एविल विद रिगार्ड ऑफ हेथक्लिफ। कि जो क्रिश्चियन सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, सिंबल्स ऑफ एविल, क्रिश्चियन सिंबल्स ऑफ एविल, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करे गए हैं और आपको हेथक्लिफ के कैरेक्टर को दिखाना है इन द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इस पर आप हेथक्लिफ के कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं सिंपली। देन क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, एनालाइज द जक्सटापोजिशन ऑफ क्राइम एंड रिस्पेक्टेबिलिटी इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। कि क्राइम और जो रिस्पेक्ट होती है उसको शो करना है इस नॉवल के अंदर। कौन कौन से कैरेक्टर इस थीम को एनालाइज कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं, सिंपली आपको वो लिखना है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप सिंपली उसमें समरी भी लिख सकते हैं। उस समरी में जहाँ पर भी क्राइम का पार्ट है उन सब चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द फेयरी टेल एलिमेंट इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से रिपीट हुआ है फिर से। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद लिखा है, ये लास्ट ईयर आए होंगे, 2 बार रिपीट हुआ होगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंड डिस्कस हाउ दे इम्पैक्ट द नैरेटिव, और ये कैसे नैरेटिव को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ पे स्टार मार्क कर सकते हैं कि जो फेरी टेल्स का एलिमेंट है वो बार बार आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में भी ये आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज जॉर्ज एलियट डिपिक्ट सोसाइटी इन ट्रांजिशन इन मिडिल मार्च। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मिस्टेक से बाय मिस्टेक इस स्लाइड में आ गया है, ये मिडिल मार्च की नॉवल से था, सो इसे स्किप कर दीजिए। वैसे अगर आपके पास वो मिडिल मार्च नॉवल भी है तो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें आपको दिखाना है कि जो जॉर्ज एलियट हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी सोसाइटी को डिपिक्ट किया है मिडिल मार्च के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट एन एसे ऑन मिडिल मार्च एज अ बिल्डिंग्स रोमन नॉवल। कि जो मिडिल मार्च है वो एक बिल्डिंग्स रोमन नॉवल है। तो आप इसमें देखिए 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, एक फेरी टेल का क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग्स रोमन नॉवल है, इसको रिपीट किया हुआ है। तो हो सकता है कि इन 2 क्वेश्चंस में से आपके पेपर में भी कोई क्वेश्चन आ जाए। तो ये कुछ 6 क्वेश्चंस थे जो कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन से मैंने लिए हुए हैं, और आप इन सब के कुछ की पॉइंट्स बना सकते हैं। आप फटाफट से गूगल कर सकते हैं कि आप इनमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई हेल्प बुक है या फिर इग्नू की बुक्स हैं तो उनमें आपको इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स या फिर पॉइंटर्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं बनाऊंगी मिडिल मार्च के ऊपर। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया था वो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया था टाइप करते टाइम।
ब्लॉक 5 को डिस्कस करेंगे, मिडिल मार्च। ओके, सो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। What do you think are the main themes of Middlemarch? Discuss the reference to their characters in the novel. कि मिडिल मार्च जो नावल है उसकी मेन थीम्स क्या हैं। अब आपने जब नावल पढ़ी थी तो आपने देखा होगा कि जो रिफॉर्म है, जैसे कि जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखती है ये सोचने में कि उसे कुछ रिफॉर्म करना चाहिए, जो पेजेंट्स हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। कॉटेज का थीम दिखा रखा है कि कॉटेज को बिल्डअप किया जा रहा है या फिर कॉटेज को बनाना चाहिए, या फिर सोसाइटी में कैसे रिफॉर्म होना चाहिए। या फिर आप देखेंगे कि इसमें थीम दे रखा है मेडिकल का, कि जो मेडिकल साइंस है वो लोगों को इतना समझ में नहीं आती है। नया हॉस्पिटल खोला जाता है बट लोग उसे एनकरेज नहीं करते हैं, उसे डिस्करेज कर देते हैं। एंड देन इसमें और भी थीम्स हैं, जैसे कि सोसाइटी का है, क्लास का है, तो आप उन सब चीज़ों को इसमें दिखा सकते हैं विद द रेफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि हर एक जो कैरेक्टर है वो अलग अलग जो प्रोफेशन है उनके, उन सब चीज़ों को चुनता है, तो वो एक थीम हो गई इसकी। जैसे कि कोई रिफॉर्म को चुन रहा है, कोई साइंस को चुन रहा है, मतलब कि मेडिकल को चूज़ कर रहा है। तो हर एक जो कैरेक्टर है वो कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, तो वो जो चीज़ें हैं वो एक थीम बन जाती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज़ द कम्युनिटी ऑपरेट्स एज अ मोरल वॉइस इन मिडिल मार्च। जो कम्युनिटी है वो कैसे एक मोरल वॉइस की तरह वर्क करती है मिडिल मार्च के अंदर। अगर आप इसमें देखेंगे नॉवल में, तो मिडिल मार्च जो नॉवल है उसमें आपने देखा है कि जो कम्युनिटी है वो कैसे वर्क कर रही है, लोग कैसे अपने मोरल्स को शो कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको देनी है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ब्रिंग आउट द मेजर थीम्स। आप देखिए कि जो थीम्स है वो दोबारा से एक बार रिपीट हुई है पेपर में, तो आपको इसमें थीम्स लिखनी है। जस्ट गूगल करिए, आपको बहुत सारी थीम्स इसमें दिख जाएंगी और फिर वो सारी थीम्स आप की पॉइंट्स में रख सकते हैं और फिर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अथॉरियल कंट्रोल। कि जो अथॉरियल कंट्रोल है उससे आप क्या समझते हैं। तो वो जैसे कि कोई भी चीज़ें कंट्रोल करती है जिसके पास अथॉरिटी होती है, आपको वो चीज़ यहाँ पर शो करनी है और आपको बताना है कि कैसे ये जो अथॉरियल कंट्रोल है ये मिडिल मार्च में देखा जा सकता है या फिर एविडेंट है, इस चीज़ के प्रूफ हैं इस नावल में। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें पूछा गया है, हाउ डज जॉर्ज एलियट डिपिक्ट सोसाइटी इन ट्रांजिशन। जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था, हम जब लास्ट वीडियो डिस्कस कर रहे थे उसमें वही क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो मिडिल मार्च की सोसाइटी है उसे कैसे डिपिक्ट किया गया है मिडिल मार्च के अंदर। जो एलियट है उन्होंने कैसे डिपिक्ट किया है, आपको वो शो करना है। जो सोसाइटी है उसमें अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग तरीके से वर्क कर रहे हैं, और इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ दूसरों से जो करप्शन है वही करके अपने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। लास्ट में जो ऐसे काम कर रहे हैं, फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट में उनकी जो लाइफ है वो अच्छी नहीं बन रही है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, राइट ब्रीफली ऑन द सोशल एंड जेंडर कंसर्न। कि सोशल और जेंडर जो कंसर्न है आपको वो शो करना है मिडिल मार्च के अंदर। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे। तो इसमें मेन क्वेश्चन क्या है, एक तो थीम्स है, जेंडर है, सोसाइटी है और सोशल कंसर्न है। ये भी कुछ मेन से थीम्स हैं या फिर क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं। आप इन सब से रिलेटेड कोई ना कोई की पॉइंट्स अपने माइंड में रख सकते हैं जो कि आप इसमें लिखेंगे, और मैं अभी आपको इसके कुछ थीम्स बता देती हूँ। तो मिडिल मार्च के जो मेन थीम्स है उसमें आप एम्बिशन एंड डिसअपॉइंटमेंट लिख सकते हैं कि कैसे वो जो पर्सन है, जो कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर है, वो अपने एक ही माइथोलॉजी टू ऑल कीज़, अ की टू ऑल माइथोलॉजीज़ पे वर्क कर रहा है, और कम्युनिटी एंड क्लास के ऊपर, प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म के ऊपर, मनी एंड ग्रीड के ऊपर। तो ये कुछ ऐसे मेन थीम है जो आप कर सकते हैं। या फिर जो मोरल कॉन्फ्लिक्ट है नॉवल में, आप उसे भी लिख सकते हैं इसमें। वन मोर थिंग, अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं मिडिल मार्च से रिलेटेड, तो एक गुड पॉइंट ये है कि आप जब आंसर स्टार्ट करते हैं, जब आपको लिखना होता है नॉवल किसने लिखी है, उस टाइम पर आप जॉर्ज एलियट की जगह मैरी का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जॉर्ज एलियट उनका रियल नेम नहीं था, उन्होंने एक पेन नेम अडॉप्ट किया था। क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो वुमेंस के वर्क को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, तो आप लिख सकते हैं कि जो वर्क है ये मैरी एन इवेंस का है, लेकिन उन्होंने जॉर्ज एलियट को एज अ पेन नेम यूज़ किया था क्योंकि वुमेंस के वर्क को इतना कंसीडर नहीं किया जाता था, और इन्होंने अपनी जो नॉवल है उसमें सोसाइटी के बारे में लिखा है। अगर वो अपनी फ़ीमेल नेम से लिखती तो इनके जो वर्क्स हैं उनको उतना कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन जब उन्होंने जॉर्ज एलियट नाम से पब्लिश करवाई तो लोगों ने उनकी बुक्स को पढ़ा, उनके वर्क को पढ़ा, एंड देन सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्लास है, जेंडर है या फिर सोशल कंसर्न है, उन सब चीज़ों को एक बार एटलीस्ट एक बार कंसर्न किया, माइंड किया।
ब्लॉक नंबर 6 हार्ट ऑफ डार्कनेस। सो हार्ट ऑफ डार्कनेस जिसको लिखा था जोसेफ कॉनरेड ने, इस पे उन्होंने क्या सिचुएशन प्रेजेंट की थी, ये सब आपको पता ही होगा जब आपने इसका समरी वीडियो देख लिया होगा इस पर्टिकुलर नोवेल का। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इसी नोवेल से रिलेटेड है, एंड एग्जामिनर आस्क्ड अगेन एंड अगेन इन दीज क्वेश्चन, इन्हीं को बार बार पूछता है घुमा फिरा के। तो एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, हाउ डज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस कॉन्ट्रीब्यूट टू द मीनिंग, कि किस तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर है वो इसके मीनिंग को कंट्रीब्यूट करता है। स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, डार्कनेस कंट्रीब्यूट टू द मीनिंग, कि किस तरीके से हार्ट ऑफ डार्कनेस अपने मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई एशियन पीपल कॉल्ड डार्क एंड व्हाई दिस कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नोवेल हार्ट ऑफ डार्कनेस। सी, जब बात हो रही है हार्ट ऑफ डार्कनेस की, इसकी सिग्निफिकेंस बताना है कि इस नोवेल को यही नाम क्यों दिया गया, सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस, टाइटल के बारे में बताना है। तो देखिए, हार्ट ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस मतलब अंधेरा। यहाँ पे अफ्रीकन पीपल की ऐसी सिचुएशन के बारे में इलाबोरेट किया गया है इस नोवेल में, जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, डार्कनेस को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन लेवल नहीं है लोगों का, डिस्क्रिमिनेशन है, अपर क्लास लोअर क्लास सोसाइटी है, रिच और पुअर पीपल के बीच में डिफरेंस है। तो इन सारे डिफरेंसेस की वजह से जो वो एरिया है वो डार्क है, और वैसे भी वहाँ पे जो डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ का जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, जो रिवर्स है और जो घने घने पेड़ हैं, उसकी वजह से भी इसको डार्क बोला गया है। तो ये दो मीनिंग प्रेजेंट करता है ये जो इसका टाइटल है। एक डार्कनेस जो इंसान के अंदर का डार्कनेस होता है, ठीक है, जो सोसाइटी में डार्कनेस स्प्रेड अप है, चाहे वो सोशल एविल हो गए, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, चाहे वो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन की वजह से लोगों का सुपीरियर होना या फिर उसको डिक्रीज़ करना। आपको पता होगा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में भी आई थी तो उन्होंने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्शन, कलर कॉम्प्लेक्शन, उन्होंने अपने आप को सुपीरियर बताया था, बिकॉज दे ऑल वो वाइट, राइट। तो इसी तरीके से जो अफ्रीका थी उनकी कंडीशन भी ऐसे ही था, अफ्रीका की कंडीशन भी ऐसी थी, और वहाँ पे भी इन्हीं का ओवररूल था। तो जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का ओवररूल था, उनका एक ही प्रोपेगेंडा आप समझ सकते हैं कि वो अपने आप को सुपीरियर बताते थे बिकॉज ऑफ द कलर कॉम्प्लेक्शन। और जो दूसरा नेशन है, जो वहाँ का नेटिव पीपल है, जिनका थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, एज यू ऑल नो दैट द अफ्रीकन पीपल आर लिटिल बिट डार्क इन कॉम्प्लेक्शन ड्यू टू सनराइज़, और जो उनकी सिचुएशन है, उनकी कंट्री की जो लोकेलिटी है, ये जब आप ज्योग्राफी में कभी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तब आपने पढ़ा होगा कि वो सन से कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे नहीं है, इसकी वजह से जो उसकी क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, तो इसलिए भी इसको डार्क बोला गया। तो डार्क यहाँ पे दो मीनिंग है, एक वो डार्क जो अंधेरा है, जो घने जंगलों की वजह से अंधेरा है, जो सनराइज़ ना होने की वजह से अंधेरा है, और दूसरा जो डार्क है उसका मतलब है जो इंसान के दिलों में अंधेरा है, जो सराउंडिंग में अंधेरा है, एटमॉस्फेयर में अंधेरा है, लोगों की सोच में अंधेरा है, डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द थीम ऑफ रेस इन द डार्क हार्ट ऑफ डार्कनेस, कि रेस को लेकर क्या डिस्क्रिमिनेशन शो किया गया है इस पर्टिकुलर नोवेल में, कि कोई मेल है कोई फीमेल है, किस तरीके का उनका आपस का रिलेशन है, या फिर कौन कौन सी ड्यूटीज़ जो हैं, कौन से वर्क हैं जो मेल्स को करने हैं, कौन से वर्क है जो फीमेल्स को करनी है। तो ये सारी चीज़ें इलाबोरेट की गई है इस पर्टिकुलर नोवेल में। Now we have question number 4, discuss the omniscient point of view in the heart of darkness. So again omniscient view बताना है heart of darkness का। Comment on the Conrad depiction of women in the heart of darkness, कि क्या सिचुएशन थी वुमेन की हार्ट ऑफ डार्कनेस जो नोवेल लिखी गई है इसके अंदर। सी, इफ़ एनी नेशन गोज़ अंडर एनी अनदर नेशन, लाइक ब्रिटिशर्स के अंडर में था अफ्रीका भी, इंडिया की तरह आप समझ सकते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ पे जो मेन होते हैं उनकी तो सिचुएशन वर्स्ट होती ही होती है, और जो वुमेन होती है, जैसे कि इससे पहले की क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो रेसिज्म था, जो सोशल इश्यूज थे, जो रेसिज्म था, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था मेन एंड वुमेन के बीच में, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता था।
और जो इसके राइटर हैं, जो इसके नॉवलिस्ट हैं, जोसेफ कॉनरेड, इन्होंने इस चीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से एलाबोरेट किया है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, कमेंट ऑन मार्लो शिफ्टिंग ओपिनियन इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो मार्लो ने किस तरीके के ओपिनियंस का यूज़ किया हार्ट ऑफ डार्कनेस से। तो आपने देखा इतने क्वेश्चंस में, ये वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 10 ईयर्स में रिपीट हुए हैं, ठीक है। इन्हें आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पेपर में नज़र आएंगे। 14, 15, 16 से लेके आप 20 तक के पेपर्स देख डालिए तो उनमें ये क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे। ये कई बार रिपीट हुए हैं और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं दोबारा से डिस्कस करूँ तो ब्रिंग आउट द सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नोवेल द हार्ट ऑफ द डार्कनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस नोवेल का। वैसे तो आपको सभी करने हैं, राइट नाउ यू ऑल हैव टाइम, तो आप एक बार इनको देख लीजिए और लास्ट मोमेंट पे अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले समरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को कवर कर लीजिए, इस क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। बाकी क्वेश्चंस में सपोज नहीं आया तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू राइट समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉवल। किसी भी नॉवल का अगर क्वेश्चन पूछा गया और आपको उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं समझ में आ रहा है, देन यू हैव टू राइट समरी की ब्लॉक नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो जो MEG3 है वो पूरी नॉवेल्स की बुक है, आप सबको पता होगा। तो इस पर बात करेंगे ब्लॉक नंबर 7, जिसका नाम है, जिस नॉवल का नाम है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, एंड दिस वॉज रिटन बाय जेम्स जॉयस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कभी भी किसी भी नॉवल की बात करते हैं तो आप देख लीजिए उसको बार बार जब पढ़ेंगे कि उसको लिखा किसने है तो वो चीज़ें आपके माइंड में चलने लगेंगी। और इन एग्जाम्स व्हेन यू राइट द आंसर ऑफ एनी पर्टिकुलर नॉवल रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर नॉवल, तो जब ये चीज़ें आप लिखते हैं तो वो एक अच्छा इम्प्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर। बात करते हैं क्वेश्चंस की। कमेंट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। कि इसका क्या पर्पस था। तो आप सबने इस नॉवल को पढ़ा होगा कि इसका क्या पर्पस था। बेसिकली ये नॉवल लिखी गई थी रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो यंग मैन और वुमेन होते हैं या फिर जो यंग लोग होते हैं वो किस तरीके से अपनी सोसाइटी में रहते हैं, किस तरीके का उनका रिलेशनशिप होता है, किस तरीके से वो यंग एज पे दूसरों के टूवर्ड्स थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं, या फिर जो उनकी इनर डिज़ायर्स होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, वो सोसाइटी में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से अपना रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब वो फेयर को इस्टेब्लिश करते हैं, शादी करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर एलाबोरेट की गई हैं। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आपको सारा डिटेल में पढ़ना है। क्वेश्चन 2 है डिस्कस द मेन पॉइंट ऑफ व्यू इन ए पोर्ट्रेट ऑफ द यंग आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। कि एक व्यू प्रेजेंट करने, जब भी एक व्यू प्रेजेंट करने का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है, आपको इस नोवेल की कंप्लीट समरी डिटेल्स लिखना होता है। स्टार्ट करेंगे आप नोवेलिस्ट से, आफ्टर दैट आप नोवेल के बारे में थोड़ा बताएंगे एंड देन आफ्टर आप इसकी समरी को स्टार्ट कर देंगे। इट मीन्स आप स्टोरी लाइन्स को स्टार्ट कर देंगे, राइट। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। इलस्ट्रेट जॉयस यूज ऑफ सिंबल एंड रिपीटिशन इन अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। कि किस तरीके से सिंबल्स का यूज़ किया गया है, रिपीटिशन का यूज़ किया गया है, उस चीज़ को एलाबोरेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक विद रेफरेंस टू अ पोर्ट्रेट ऑफ द यंग आर्टिस्ट। इसमें आपको टेक्निक के बारे में लिखना है कि किस टेक्निक का यूज़ करके इसको प्रेजेंट किया गया है। इट मीन्स यहाँ पे जो नैरेटिव टेक्निक्स हैं उसके बारे में लिखना है। जो जेम्स जॉयस हैं उन्होंने किस तरीके से इस नॉवल को प्रेजेंट किया है, इस बारे में आपको एलाबोरेशन देना है। साइड बाय साइड जब आप इसको ये एलाबोरेशन देंगे तो आप इसकी एक डिटेल समरी भी लिखेंगे, क्योंकि एलाबोरेशन तो आप तभी दे पाएंगे ना जब आप उसके सारे इवेंट्स को अच्छे से प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। Now we have question number 5. In what ways does a portrait of the artist as a young man link the growing up and the early years of an artist? कि किस तरीके से वो स्टार्टिंग की एज में एक आर्टिस्ट की तरह ग्रो करता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इलस्ट्रेट द वे this has been reflected to a portrait of the artist as a young man।
तो इसमें भी आपको क्या बताना है, स्ट्रीम कॉन्शियसनेस बतानी है। ये क्वेश्चन जो है वो कुछ रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वहाँ पे सिर्फ डिस्कस दे दिया और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन की जो वर्डिंग है वो आपसे चेंज करके पूछ ली कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट टर्म। यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया कि आप क्या समझ रहे हैं, वहाँ पे आपसे बोल दिया गया कि आप डिस्कस कीजिए। तो आप देख रहे हैं एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन की वर्डिंग्स को चेंज कर देता है और आपसे वही क्वेश्चन पूछ लेता है उसकी वर्डिंग्स को चेंज करके। और आप लोग क्या सोचते हैं कि क्वेश्चन बदल गया या क्वेश्चन में ये नहीं पूछा वो नहीं पूछा है। मेन कंटेंट, मेन बॉडी को ध्यान से पढ़िए। अगर वो वर्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं इट मीन्स आपको यहाँ वही आंसर इलेबोरेट करना है जो आपको आता है, राइट। और इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत इजी मीडियम से चलता है क्योंकि कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 8-9 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। किस तरीके से करना है गाइडेंस वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे एक बार देख लेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन एंड हाउ टू प्रिपेयर इन अ बेटर मैनर। तो ये सब चीज़ें आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे उस टॉपिक पे, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक नंबर 7 है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है सब रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस 6-7 ईयर्स के, जो बार बार रिपीट हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ असेंबल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। ब्लॉक नंबर 8 है अ पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर की नॉवल है। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ अजीज फ्रॉम अ रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू इन अ पैसेज टू इंडिया। आपने जब पैसेज टू इंडिया पढ़ा तब आपने अजीज़ के कैरेक्टर को नोटिस किया होगा, तो आपको वही बताना है कि जो अजीज़ का कैरेक्टर है वो एक रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है इस नॉवल में, जो आपका नॉवल है इसमें। तो आपको वो इलाबोरेट करना है। अजीज़ के कैरेक्टर को आप सिंपली एनालाइज कर सकते हैं एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे हैं। रेशियल क्या होता है, आप किसी के टुवर्ड्स थोड़े से बायस होते हैं, वो होता है रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू। देन क्वेश्चन नंबर 2 है अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फिगर इन अ पैसेज टू इंडिया, होम डू यू फाइंड पर्टिकुलरली कंपेलिंग। देन आपको इसमें कोई भी फिगर है, जो भी कोई भी कैरेक्टर है, आपको किसी भी कैरेक्टर स्केच को इसमें लिखना है। तो आप देखिए, अगर आप अजीज़ वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं देन यू कैन राइट दैट आंसर इन दिस क्वेश्चन एज वेल, बिकॉज इसमें भी कैरेक्टर को ही दिखाना है। आप अजीज़ के कैरेक्टर को भी शो कर सकते हैं। आपको बताना है कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसने आपको बहुत ज़्यादा होता है ना कि आपने उसे पढ़ा और उसके बाद आपको लगा कि ये कैरेक्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज आपको इसमें अपना रीज़न भी देना है। एक्सप्लेन योर रीजन्स फॉर चॉइस। देन यू कैन राइट कि जो अजीज़ का कैरेक्टर है इट इज़ शोन इन अ रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप उस चीज़ को अपना लॉजिक बोल सकते हैं या फिर रीज़न भी बोल सकते हैं कि वो आपने उस चीज़ को एनालाइज किया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज अ पैसेज टू इंडिया डिलिनिएट अ रोमांटिक लैंडस्केप। कि जो पैसेज टू इंडिया है वो कैसे दिखाती है एक रोमांटिक लैंडस्केप को। जैसे कि जो जर्नी है उसमें आपको लैंडस्केप का पोर्ट्रेल मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर वो शो करना है। एंड वन मोर थिंग कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आंसर में क्या लिखना है, बट आपको ये पता है कि ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, तो आपको सिंपली उसकी समरी लिख देनी है। बिकॉज समरी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ आंसर, बिकॉज आपने समरी में ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी कोई स्टोरी लिख दी। ऑब्वियसली आपने जो लिखा है वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है उस नॉवल से, तो कोई भी टीचर उसको ज़ीरो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है कि नहीं ये बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज समरी है, समरी इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द नॉवल। तो आपको उसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी मत लिखिए, तो फिर आप सिंपली समरी लिख दीजिए। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डोमिनेंट मोटिव्स इन अ पैसेज टू इंडिया। मोटिव क्या होते हैं, सिंपल टाइप में जो होते हैं, आपको वो लिखने हैं। अ पैसेज टू इंडिया में आपको सिंपली गूगल करना है। गूगल करने के बाद आपको जितने भी मोटिव्स मिल जाते हैं, 6 है 7 है, आप सब इनमें लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 है कमेंट अपॉन फॉस्टर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन अ पैसेज टू इंडिया। कि जो फॉस्टर है उन्होंने किस तरीके से इंडिया को पोर्ट्रेट किया है अपनी इस नॉवल में। तो जैसे जितने भी जैसे रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर इंडिया को किस तरीके से शो किया है, इंडियन पीपल को किस तरीके से शो किया है, इंडियन लैंडस्केप को किस तरीके से पोर्ट्रेट किया है, आप सभी उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 है एग्जामिन फॉस्टर्स पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू मिसिस मोर एंड एडेला इन अ पैसेज टू इंडिया। तो इसमें आपको मिसिस मोर और एडेला का कैरेक्टर शो करना है, जैसे कि फ़ीमेल कैरेक्टर उन्होंने किस तरीके से पोर्ट्रेट किया है अपनी इस नॉवल में।
तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 6 कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप मिसेस मोर और एडेला का जो कैरेक्टर है वो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें कोई भी कैरेक्टर स्केच लिखते हैं, कोई भी अजीज़ का हो सकता है, मिसेस मोर का हो सकता है, एडेला का हो सकता है, या फिर कोई और हो सकता है। जो आपको फैसिनेटिंग लगा हो आप उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ब्लॉक नंबर 9 जो कि है MAG3 ब्रिटिश नॉवल। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस नॉवल का नाम है द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी एंड दिस वाज रिटन बाय मोरियल स्पार्क। क्वेश्चन नंबर 1 है इलेबोरेट द इश्यूज ऑफ मोरालिटी रेज्ड बाय द ऑथर द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी। किस तरीके के इश्यूज को उन्होंने रेज किया वो चीज़ यहाँ पे आपको इलेबोरेट करनी है। बेसिकली अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने इस नोवेल में डिस्ट्रक्शन को इलाबोरेट किया है। जो कहते हैं ना वॉर होती है तो उस टाइम क्या सिचुएशन होती है, जो बच्चे हैं उनकी क्या हालत होती है। और उन्होंने खुद भी एक टीचर का एक पार्शल बिहेवियर प्रेजेंट किया है कि वो अपने एक ब्रूडी सेट तैयार करती है और उनके बाद उन्हीं गर्ल्स के ग्रुप पे फोकस करती है, उन्हीं की स्टडीज़ पे फोकस करती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इलाबोरेट की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी दैट वन कैन फाइंड द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी। तो कौन से एलिमेंट्स हैं इसके बारे में बात की गई है, तो उन एलिमेंट्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन what the respect can the prime of Miss Jean Brodie be called an autobiographical novel। कि किस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। आपको पता होगा बहुत सारे राइटर्स, नोवेलिस्ट, प्ले राइटर ऐसे होते हैं जो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन को विद द हेल्प ऑफ द पेन पावर वो पेन और पेज पे प्रेजेंट करते हैं। वो किस चीज़ को प्रेजेंट करता है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी इन द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी इलस्ट्रेट। अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ऑटोबायोग्राफी से आया हुआ है। आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये तीनों ही क्वेश्चन एक ही बात बोल रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी को डिस्कस करने की बात बोल रहे हैं। द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चंस आर डिफरेंट बट द कंटेंट विल बी द सेम, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ये छोटी सी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है यहाँ पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ करेक्टराइजेशन इन द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी। तो करेक्टराइजेशन के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है कि किस तरह का रिलेशन था, बाकी जो करेक्टर्स हैं उनका मिस जीन ब्रूडी के साथ कैसा रिलेशन था, और साइड बाय साइड यू हैव टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मिस जीन ब्रूडी एंड द गर्ल्स। गर्ल्स का कैसा है जीन ब्रूडी के साथ और जीन ब्रूडी का कैसा था गर्ल्स के साथ, वो सारा रिलेशनशिप आपको एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ रियलिज्म एंड एक्सप्रेशन इन द ब्रिटिश नोवेल ऑफ द 1960s विद स्पेशल रेफरेंस टू द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी। किस तरीके से इसमें एक्सप्रेशन किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। ये एक ब्रिटिश नोवेल है जो कि 1960s में विद रेफरेंस लिखी गई थी। इसमें किस तरीके का डेवलपमेंट की बात की गई है वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्रेस करनी है।